नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो सत्र में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर APR ACR बनने के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनके बारे में। LDC, L1, L2 द्वितीय श्रेणी व्याख्याता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए APR बनने की क्या व्यवस्था की गई है और क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं, इस संबंध में हम आज की इस वीडियो सत्र में विस्तार से बात करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण एजुकेशन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही APR के संबंध में जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन पर हम विस्तार से बात कर लेते हैं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जो कार्यालय आदेश प्रसारित हुआ है, यानी कि कार्मिक विभाग के परिपत्र इतने के अनुसार जयपुर से दिनांक 30/3/2022 में जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यमान जो APR मॉड्यूल है, यानी कि स्टाफ लॉगिन में ये मॉड्यूल उपलब्ध है, में आवश्यक अद्यतन कर दिनांक 29/8/2022 से मॉड्यूल प्रारंभ किया जा रहा है। और शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिक और अधिकारी, इसमें कनिष्ठ सहायक से लगा के प्रधानाचार्य तक जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, सारणी के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन APR की प्रविष्टि कार्यालय हाजा के परिपत्र इतने के तहत और कार्मिक विभाग के परिपत्र इतने के तहत अद्यतन अनुदेश परिपत्र में प्रदत्त जो भी दिशा निर्देश हैं उनकी पालना के साथ में की जानी है। यानी कि शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिक और अधिकारी, यानी कि कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य तक, यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता द्वितीय श्रेणी और जो समकक्ष अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके लिए 29/8/2022 से APR बनना स्टार्ट होगा। और शेष लोक सेवक, यानी कि पंक्ति 1 में जो वर्णित संवर्ग के अतिरिक्त जो भी आते हैं उनके लिए 31/8/2022 से APR बनना स्टार्ट होगा। यानी इस संबंध में पूर्व में भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जैसे 30 मार्च 2022 को। उसके अनुसार APR के संबंध में जो भी कार्य होगा वह ऑटो फॉरवर्ड और अप्रूवल प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। APR के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसमें हम देखते हैं कि प्रतिवेदी द्वारा, यानी जो रिपोर्ट ही होगा, निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है और निर्धारित चैनल के अनुसार बिना किसी अधिकारी की ग्रेडिंग और टिप्पणी के अनुसार स्वचालित यानी ऑटो फॉरवर्ड और अप्रूवल होकर प्रशासनिक विभाग को प्राप्त होने पर पिछले 3 वर्षों की ACR ग्रेडिंग के आधार पर हुआ। इन 3 वर्षों की ACR ग्रेडिंग समान होने पर गत वर्षों की ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। गत 3 वर्षों की ACR ग्रेडिंग में भिन्नता होने पर यदि किन्हीं 2 वर्षों की ग्रेडिंग समान है तो उन 2 वर्षों की ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। और इस संबंध में ये भी बताया गया कि यदि गत 3 वर्षों की ग्रेडिंग भिन्न है तो उक्त तीनों वर्षों में से उच्चतम प्राप्त ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया की जो समयावधि ऑटो फॉरवर्ड और अप्रूवल किए जाने के संबंध में यहाँ पे एक टाइम फ्रेम दिया गया था। तो हम यहाँ पे शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रतिवेदन की जो समय सारणी है उस पर हम बात करें तो शिक्षा विभाग में प्रतिवेदनों की समय सारणी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, और यहाँ पे ये जो है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की सीमा है। उसके बाद में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा टिप्पणी और ग्रेडिंग का जो समय है वो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक है। हालांकि ये 1 महीने लेट यहाँ पे शुरू की गई है, तो इसको इस टाइम फ्रेम के, यानी कि 1 महीने इसको आगे मान के चलिए आप। तो यहाँ पे 1 अगस्त से 31 अगस्त तक यहाँ पे प्रतिवेदित जो होगा उनके द्वारा प्रतिवेदन का समय होगा, यानी कि प्रत्येक के लिए 1 माह का यहाँ पे समय दिया हुआ है। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का जो समय है वो यहाँ पे समीक्षक अधिकारी द्वारा टिप्पणी और ग्रेडिंग का है। और लास्ट में स्वीकारकर्ता अधिकारी जो होगा उसके लिए टाइम फ्रेम जैसे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, तो ये भी 1 महीने आगे चला जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे साफ यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे ऑटो फॉरवर्ड और अप्रूवल प्रणाली को अपनाया जाएगा, यानी राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन भरने, ऑटो फॉरवर्ड और अप्रूवल किए जाने की जो समय सीमा है उसको यहाँ पे बढ़ाया भी गया था। और इसी संबंध में हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का जो प्रारूप है, जिसमें देखिए जिला एवं मंडल स्तर पर पदों को धारण करने वाले जो राज्य सेवा के लोक सेवक हैं उनके लिए फॉर्म नंबर 1 है। जिला एवं मंडल स्तर के पदों के अलावा अन्य पदों को धारण करने वाले राज्य सेवा के लोक सेवक हैं उनके लिए फॉर्म नंबर 2 है। अधीनस्थ और मंत्रालय सेवाओं के जो कार्य लोक सेवक हैं उनके लिए फॉर्म नंबर 3 है। यहाँ पे रिपोर्टिंग की अवधि भी बताई गई है। यहाँ पे हम बात करें तो विद्यालय में कार्यरत जितने भी समस्त लोक सेवक हैं मंत्रालय कार्मिक वित्तीय वर्ष के आधार पर करेंगे। इसके संबंध में APR यानी 1 जुलाई से 30 जून के आधार पर तैयार किया जाएगा, यानी कि ये उसका टाइम फ्रेम है। इस आधार पर ही APR आपको बननी है। यदि किसी लोक सेवक ने संबंधित प्रतिवेदित अधिकारी का दिन
सुपरविजन में न्यूनतम 3 माह की अवधि कार्य नहीं किया है तो संबंधित लोक सेवक की एपीआर तैयार नहीं की जाएगी। इसी तरह से किसी कर्मचारी की एक ही वर्ष की अवधि में यानी कि भिन्न भिन्न नियंत्रण अधिकारी के अधीन 3 या 3 माह से अधिक की सेवा अवधि होने पर 2 या 2 से अधिक प्रतिवेदन यानी एपीआर भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से पहला प्रतिवेदन उस नियंत्रण अधिकारी के स्थानांतरण के तत्काल बाद का होना चाहिए और वर्ष के अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी है। यहाँ पे जो रिपोर्ट ही होगा जिसके द्वारा अपनी एपीआर भरी जानी है उसकी जिम्मेदारियां बताई गई। ये लोक सेवक को अपने कैडर के लिए निर्धारित एपीआर फॉर्म का उपयोग करना चाहिए तथा फॉर्म नंबर 1, 2 या 3 जो भी फॉर्म इन पे लागू है उस फॉर्म को यहाँ पे भरना है। प्रत्येक लोक सेवक की जिम्मेदारी होगी कि वह तय सीमा सारणी के अनुसार भाग 1 को पूर्ण करने के बाद अपने प्रतिवेदक अधिकारी को अपने कैडर के अनुरूप एपीआर फॉर्म प्रस्तुत करें। एपीआर की तारीख और अवधि सही हो यह आपको सुनिश्चित कर लेना है। एपीआर के प्रत्येक पृष्ठ पर लोक सेवक अपना नाम, पद, विषय, जन्मतिथि, मूल्यांकन वर्ष, एम्प्लॉय आईडी, हस्ताक्षर अवश्य अंकित करें। और एपीआर में स्व मूल्यांकन के संबंध में लोक सेवकों के लिए आवश्यक प्रविष्टियां बनाने के लिए पर्याप्त स्थान आवंटित किया गया और उन्हें आवंटित स्थान पर स्व मूल्यांकन अंकित किया जाना चाहिए। उसके बाद में जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। इसी तरह से समीक्षक अधिकारी जो होगा रिव्यूइंग ऑफिसर, उसकी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से वो कार्य करेंगे। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लोग जो स्वीकारकर्ता अधिकारी है उनकी जिम्मेदारियां। एपीआर के संबंध में हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा से ये प्रसारित है। माध्यमिक एवं व प्रारंभिक शिक्षा की कार्यरत लोक सेवकों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक व्यवस्था यानी चैनल व्यवस्था है। वो चैनल व्यवस्था क्या देखिए, लोक सेवक और प्रतिवेदित यानी रिपोर्टी का पदनाम देखिए क्या हो। राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1, लेवल 2, शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी, कनिष्ठ सहायक और प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय। अब इनके लिए जो प्रतिवेदित अधिकारी होगा वह उनका संस्था प्रधान होगा और उनका जो समीक्षक अधिकारी होगा रिव्यूइंग ऑफिसर वह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा और स्वीकारकर्ता अधिकारी होगा वह जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन हो, आपका रिव्यूइंग ऑफिसर कौन हो और आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन हो, क्योंकि सबसे पहले इन अधिकारियों का आपको चयन करना है। अधिकारियों के चयन के बाद में ये आपकी एपीआर है वो अप्रूवल के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास में जाती है। वहाँ से अप्रूव होने के बाद में ये वापस आपके पास आती है जहाँ आप इनको फिल करते हैं और उसके बाद में इसको फाइनल सबमिट करते हैं। तो आपको इन अधिकारियों का चयन है वो बड़ी सावधानी से करना है। और इस संबंध में हमारे YouTube चैनल पे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, उनका आप देख सकते हैं। इसी तरह से राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल 1, लेवल 2 प्रबोधक यानी ग्रामीण क्षेत्र, उनके लिए उनका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वह पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होगा। उनका रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा और उनका एक्सेप्टिंग ऑफिसर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा होगा। इसी तरह से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय जो कि ग्रामीण क्षेत्र में, उनके लिए भी एकदम ये सेम व्यवस्था रहेगी, यानी कि पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीईओ उनके प्रतिवेदक अधिकारी होंगे, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ उनके समीक्षक अधिकारी होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक इनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल 1 और लेवल 2 शहरी क्षेत्र, इनके लिए अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम होगा रिपोर्टिंग ऑफिसर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इनका रिव्यूइंग ऑफिसर होगा और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभ इनका स्वीकारकर्ता अधिकारी होगा। इसी तरह से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षा तृतीय श्रेणी है, उनके लिए सेम यही व्यवस्था रहेगी, सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वह जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक होगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक जितने भी हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर पीओ होंगे, रिव्यूइंग ऑफिसर सीबीओ होंगे और संयुक्त निदेशक संभाग इनके स्वीकारकर्ता अधिकारी होंगे। इसी तरह से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक जो शहरी क्षेत्र के हैं, उनके लिए अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, इसी तरह से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और संयुक्त निदेशक। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक हैं, उनके लिए पीओ, सीबीओ और संयुक्त निदेशक इनके अधिकारी होंगे। राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षा ग्रेड द्वितीय पुस्तकालय अध्यक्ष, इन सब के लिए इनके
जो संस्था प्रधान है वो इनके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, और इसी तरह से सीबीओ उनके रिव्यूइंग ऑफिसर और संयुक्त निदेशक संभाग इनके स्वीकारकर्ता यानी एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। यहाँ पे हम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं उनके लिए भी एक चैनल व्यवस्था यहाँ पे बताई गई है, इसको आप विस्तार से देख सकते हैं। इसका अध्ययन करने के बाद ही आप अपनी एपीआर को भरना शुरू करें। इस प्रकार से एपीआर भरने के संबंध में जो भी विभागीय दिशा निर्देश जारी हैं वो आज की इस वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा शेयर किए गए। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।